हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल करियर मिरर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहा हूं और उसी क्रम में मैं पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास लेकर के आया हूं, पार्ट 1। आज हम बात करेंगे कि संविधान की नींव कैसे पड़ी, कैसे संविधान का विकास हुआ। तो चलते हैं इसी क्रम में। भारत में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए थे। इन्हें महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत तथा पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष तक व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान था। आप बात को समझें कि भारत में ब्रिटिश जो थे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए थे और इन्हें महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों तक एक अधिकार दिया गया था, जो कि आगे 20-20 वर्ष करके क्रमशः बढ़ता चला गया। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक केवल बिजनेस रिलेटेड वर्क करती थी, उसने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। मतलब अभी तक वो केवल बिजनेस रिलेटेड वर्क करती थी। अब उसने क्या किया, 1765 में बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इनके दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए और इसी के तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। मतलब ये जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा थी, इनकी दीवानी के अधिकार प्राप्त करके उसने भारत में अपने क्षेत्रीय शक्ति का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप, आपको पता है कि सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, है ना, जो कि खत्म 1858 में हुआ। तो 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता यानी डायरेक्टली अपने हाथ में ले लिया और यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनावरत रूप से चलता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि 1858 में जब सिपाही विद्रोह का समाप्त हो गया, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कंपनी का जो शासन था, जो कि अभी कंपनी स्वयं करती थी, अब उसका शासन जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। ठीक है, और यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनावरत रूप से जारी रहा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के संवैधानिक विकास के अध्ययन की। तो भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन हम दो तरह से करेंगे। पहला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1773 से 1857 तक, और दूसरा ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास जो कि 1858 से 1947 तक। तो इसकी बात करेंगे। तो अभी पहले बात कर लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास की। अब इनके जो अध्ययन करेंगे वो 1773 से लेकर 1857 के मध्य करेंगे। तो इसमें हर एक एक्ट के विषय में नहीं जानेंगे हम, जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं उन्हीं के विषय में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। हम बात कर लेते हैं पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। तो पहला पॉइंट है कि इस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये पहला पॉइंट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि काफी महत्वपूर्ण एक्ट है इस चैप्टर का, और ये पहला एक्ट है। और इस एक्ट में क्या बताया गया आपको कि प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। मतलब कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको फर्स्ट टाइम प्रशासनिक, राजनीतिक, इन दोनों कार्यों की मान्यता दी गई और इसी के द्वारा उसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। बात क्लियर हो गई आपको कि पहली बार इस ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता किस एक्ट के तहत दी गई? तो 1773 एक्ट के तहत दी गई। या भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत पड़ी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बंगाल के गवर्नर
को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बंगाल के गवर्नर को, मतलब जो बंगाल का अभी तक गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने, मतलब जनरल वर्ड जोड़ दिया गया उसके नाम के आगे। अभी तो उसे बंगाल का गवर्नर कहते थे, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये बात याद रखेंगे। वो भी किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और उसके बाद इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। मतलब ये जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया या बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, परंतु उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय समिति यानी कि एक परिषद बनाई गई जो उसके काम में उसकी सहायता करेगी। ठीक है, और याद रखेंगे पहला पॉइंट कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। आप ये याद रखेंगे, मतलब कि इस बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को सुशोभित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। आप ये याद रखेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट इसका अगला पॉइंट है कि इस एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई इनके जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बात समझिए मेरी बात को कि मुंबई और मद्रास, या ऐसे कह सकते हैं कि इस एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां जो थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई, आप ये कह दीजिए, या फिर मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, आप ये भी कह सकते हैं। आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। बात समझिए इस पॉइंट को। करा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आप समझिए बात को, सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और इसमें जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आप ये भी बात को याद रखेंगे। और इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। आप याद रखेंगे इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पटे थे। अन्य न्यायाधीश जो थे उसमें हाइट थे, चैम्बर थे, लेमेस्टर थे। ये 3 अन्य जो थे न्यायाधीश थे। तो आप ये याद रखेंगे कि कलकत्ता, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। किस सन में हुई थी? तो 1774 ईस्वी में हुई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था? तो एलिजा एम्पटे था। अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो एक हाइड हो गए, चैम्बर हो गए, लेमेस्टर हो गए। ये 3 अन्य न्यायाधीश हो गए। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। मतलब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होती है? मतलब कंपनी में जो व्यापारिक कार्यों को जो देखती है, वो व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए जो समिति बनती है उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। तो मतलब कंपनी को, मतलब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इनडायरेक्टली कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाया। ठीक, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। चलते हैं इसी क्रम में आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं अगले एक्ट की कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस एक्ट की विशेषता ये भी है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मतलब इसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक संशोधित एक्ट 1781 में पारित हुआ, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। अब बात समझिए, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रह गई थी, अब ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था कि नो प्राइवेट ट्रेड, मतलब प्राइवेट ट्रेड पे बैन लगा दिया था। मतलब जो कंपनी के जो सरकारी जो कर्मचारी थे वो जो अपना व्यक्तिगत व्यापार कर लेते थे उसको बैन लगा दिया गया था 1773 एक्ट के तहत। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, तो 1773 एक्ट में जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उस एक्ट में जो भी कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के द्वारा ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। और उसके तहत क्या किया गया कि इससे पहले
ब्रिटिश संसद में एक एक्ट लाया गया 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 आया था। यह एक तरीके से कनेक्टेड है, ये 1781 और 1784 आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, या सीधे सीधे मोटा मोटा आप ऐसे याद रखें कि रिलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट्स ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेकर के आए थे। ठीक है, उसी की बात करते आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक, आप समझिए बात को, राजनीतिक और वाणिज्यिक यानी कमर्शियल और पॉलिटिकल कार्यों को पृथक कर दिया गया। मतलब कमर्शियल कार्य जो वर्क होंगे उनको अलग कर दिया गया, जो पॉलिटिकल वर्क होंगे या पॉलिटिकल इश्यूज होंगे उनको अलग कर दिया गया। तो आप बात समझ रहे होंगे कि राजनीतिक और वाणिज्यिक दोनों कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। वो भी किस एक्ट के तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। आप ये याद रखेंगे। ठीक, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए कि किस एक्ट के तहत कंपनी के कमर्शियल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज दोनों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया, या ये कह देगा कि बताइए किस एक्ट के तहत राजनीतिक कार्यों को वाणिज्यिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। तो आपका जवाब होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। करेक्ट कंपनी, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को, हमने कहा ना दोनों कार्यों को पृथक कर दिया गया, यानी पॉलिटिकल इश्यूज और कमर्शियल इश्यूज दोनों को पृथक कर दिया गया। तो जो कमर्शियल इश्यूज थे, क्या बोलते हैं, जो कमर्शियल इश्यूज थे उनको देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तथा राजनीतिक मामलों मतलब जो पॉलिटिकल इश्यूज थे उनको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। देखिए फिर से हमने कहा कि कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को, यानी कंपनी के जो वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाई गई, तथा राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, यानी बनाई गई। और इस प्रकार भारत में पहली बार द्वैध शासन यानी डायर की सिस्टम की शुरुआत हुई। आप ये याद रखेंगे। फिर से बात समझ लीजिए, हमने कहा कि कंपनी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के जो कमर्शियल इश्यूज थे और पॉलिटिकल इश्यूज थे दोनों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। कमर्शियल इश्यूज को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाई गई और जो पॉलिटिकल इश्यूज थे उनको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई। और इस तरह से भारत में फर्स्ट टाइम द्वैध शासन यानी कि द्वैध शासन की व्यवस्था शुभारंभ हुई, या ये कह सकते हैं कि डायर की सिस्टम प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन मतलब डायर की सिस्टम। ठीक है, इसकी शुरुआत फर्स्ट टाइम किस एक्ट के तहत हुई? तो 1784 के एक्ट के तहत हुई, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। करा अगला पॉइंट है, करा यह एक्ट दो तरह से और भी महत्वपूर्ण था। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये दो तरह से और भी महत्वपूर्ण था। वो दोनों पॉइंट क्या थे? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र, मतलब भारत में जो भी क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, मतलब जिस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, वो पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अब भाई उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कह दिया गया। जैसे इश्यूज अलग हो गए, क्योंकि भाई पॉलिटिकल इश्यूज अलग हो गए, कॉमर्शियल इश्यूज अलग हो गए। कॉमर्शियल इश्यूज को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पॉलिटिकल इश्यूज देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। तो उसी क्रम में इसका महत्वपूर्ण एक्ट का महत्वपूर्ण दो तथ्य ये भी हैं कि भारत में कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र है, मतलब जिस पर कंपनी का अधिकार था जिन क्षेत्रों पर, उसको फर्स्ट टाइम ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि बताइए किस एक्ट के तहत कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो आपका जवाब होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन, कंपनी के कार्यों उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1784 एक्ट के तहत। तो ये भी याद रखेंगे कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। वो भी किस एक्ट के तहत? किस एक्ट के तहत? तो 1784 एक्ट के तहत इसे अधिकार दिया गया। तो आगे चलते हैं, आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले एक्ट की बात करते हैं। अगला एक्ट है कि 1786। तो ये भी एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं इस एक्ट की। पहली विशेषता ये है कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल, मतलब आपको पता है कि
पहले बंगाल का गवर्नर होता था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका पहला जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। तो उसी को प्रधान सेनापति की शक्तियों को प्रदान किया गया, मतलब उसे दे दिया गया। मतलब अभी तक पहले वो बंगाल का गवर्नर था, फिर वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, अब उस बंगाल के गवर्नर जनरल को जो प्रधान सेनापति होता था ब्रिटिश साम्राज्य का, उसकी शक्तियां भी दे दी गई। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ स्थितियां जो होती हैं, जो महत्वपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, उनमें अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब इस एक्ट के तहत 1786, मतलब उसकी परिषद हमने बताया था बंगाल के गवर्नर जनरल की, उसके लिए एक परिषद 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो हमने कहा कि इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था उसको विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने, मतलब उसका जो परिषद थी, उसके जो 4 सदस्य थे जो उसके कार्यों में उसकी मदद करेंगे, तो वो उनके निर्णय को निरस्त कर सकता था तथा उनके निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान था किसको, गवर्नर जनरल को। और यह दोनों अधिकार पाने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि किस गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई थी, किस एक्ट के तहत दी गई थी, 1786 एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था, तो 1786 के तहत। और यह दोनों अधिकार पाने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो कौन था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप ये पॉइंट याद रखेंगे, ये वाला पहला वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहला, ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक, आगे चलते हैं। और ये दोनों अधिकार किसको दिए गए थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एक्ट की, चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट की एक ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, तो कितने वर्ष का दिया गया था, तो 15 वर्ष को। फर्स्ट टाइम उसे 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। बाद में अपनी सुविधा अनुसार वो 20-20 वर्ष करके उसे क्रमशः बढ़ाते चले गए। ठीक, अब क्या हुआ कि 1793 में इसके तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। अब आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। ये भी याद रखेंगे कि पूछ देता है, बताइए कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए किस एक्ट के तहत बढ़ा दिया गया, तो 1793 एक्ट के तहत बढ़ाया गया। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो आपका जवाब यही होगा, ये याद रखेंगे। सॉरी, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब आपका ये होगा, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए किस एक्ट के तहत बढ़ाया गया, तो 1793 के तहत। बहरहाल ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है और ना ही ये आएगा। ये तो मैंने बताने के लिए इसलिए बताया आपको, ताकि इसका जो अगला एक्ट है वो आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला नेक्स्ट एक्ट है हमारा कि चार्टर एक्ट 1813। अब क्या कह रहा, पहला पॉइंट कह रहा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को, मतलब जो भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। देखो बात वही आई, हमने अभी बताया आपको कि यहाँ पर 1793 में 20 वर्ष का एकाधिकार, मतलब 20 वर्ष का एकाधिकार बढ़ा दिया गया। तो जब 20 वर्ष का अधिकार बढ़ाया गया तो 1793 से 10 साल आप जोड़ दीजिए तो 1803 में 10 जोड़ो तो 1813। ठीक है, तो उसी 1813 एक्ट की बात कर रहे हैं हम। उसी 1813 में क्या किया गया, यानी 1813 एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी के एकाधिकार को अब समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, परंतु क्या था, चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। हमने कहा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, है ना। तो इसमें कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया गया, कि मतलब जो भारत पर उसका एकाधिकार था भारत के व्यापार पर, वो समाप्त हो गया। अब और भी लोग भारत में व्यापार कर सकते थे। ठीक है, और दूसरी चीज, परंतु चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। मतलब चीन के साथ जो चाय का व्यापार है वो ब्रिटिश ही करेंगे, ऐसा इस एक्ट के तहत कहा गया। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई। ये पॉइंट भाई, जब एकाधिकार समाप्त हो गया तो इंग्लिश मिशनरियों को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करा, इस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम के से पूछ देता है कि बताइए कि किस एक्ट के तहत कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1813। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस एक्ट का। आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, काफ़ी फैक्चुअल पॉइंट है इस एक्ट में। तो पहला पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने। मतलब पहले बंगाल का गवर्नर था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे क्या कर दिया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अभी तो वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब क्या कह दिया गया कि आज से तुम संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल हो गए। अब आज से तुमको संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ये सब काम इस एक्ट के तहत कर दिया गया। बात सुन में आई आपकी? सॉरी मैं कह रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जब वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का उसको अधिकार भी मिल गया होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा, किस एक्ट के तहत कहा जाने लगा, तो 1833 के तहत। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सबसे पहले बना कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, आप याद रखेंगे। ठीक, हमने बताया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वारेन हेस्टिंग था। और बंगाल प्रथम गवर्नर जनरल जिसमें क्या बोलते सेनापति की शक्तियों को निहित कर दिया गया, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और प्रथम गवर्नर जनरल जिसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। आप इतना याद रखेंगे इसके विषय में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कह रहा है कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। अब यहाँ पे देखो, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। मतलब वो केवल मतलब उसके जो भी कमर्शियल का वर्क थे या इश्यूज थे उनको फिनिश कर दिया गया। अब वो केवल क्या करेगा, पॉलिटिकल इश्यूज यानी पॉलिटिकल वर्क करेगी। आप ये याद रखें। मतलब अर्थात ये कह सकते हैं कि इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। ये भी करेक्ट पॉइंट है कि मतलब ये आपसे पूछे जाए, बताइए कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिए गए, तो 1833 के तहत समाप्त कर दिए गए। या ये कह दे कि बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तब भी आंसर आपका 1833 होगा। आपको तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और समस्त व्यापारी का दोनों, भाई समस्त व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए ही तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाई गई थी। तो जब व्यापारिक कार्य ही समाप्त हो गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप समाप्त हो जाएगी। आप ऐसे देखिए भाई, जिस कार्य के लिए हमने किसी कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति रखा, जब वो कार्य ही खत्म हो जाएगा तो उस व्यक्ति की हमें क्या आवश्यकता, वो तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो कहने मतलब कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इसलिए क्यों समाप्त कर दिए गए, क्योंकि भविष्य में उसे केवल राजनीतिक पॉलिटिकल वर्क करने थे, इसलिए समाप्त कर दिया गया। और इसी जब व्यापारिक कार्य समाप्त किए गए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्वतः समाप्त हो गई। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। मतलब मद्रास और मुंबई जो गवर्नर थे उनको विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। आप ये भी याद रखेंगे कि अब वो अपनी विधायिका संबंधी जो कार्य थे वो अब अपने नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किस एक्ट के तहत उनको मना कर दिया गया था, रोक दिया गया था, तो 1833 एक्ट के तहत। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बताइए गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आप सोच रहे हो आप चौथा सदस्य, एक्चुअली क्या हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसके साथ एक सदस्य कम कर दिया गया था। अब इसमें एक सदस्य और शामिल कर दिया गया, वो भी चौथा सदस्य कौन शामिल किया गया, वो भी विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और वो विधि सदस्य कौन था, प्रथम विधि सदस्य जो था वो लॉर्ड मैकाले था। आप ये याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया और प्रथम विधि सदस्य जो था वो लॉर्ड मैकाले था। आप ये याद रखेंगे। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि इस एक्ट के तहत नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। अब इसके तहत क्या कर दिया गया था कि जो नियुक्तियां होंगी उसमें भारतीयों, जिसमें एक्चुअली क्या था, पहले भारतीयों और अंग्रेजों की जब नियुक्ति होती थी तो उसमें भेदभाव किया जाता था। ठीक है, तो अब इस एक्ट के तहत उस भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। अब केवल योग्यता यानी योग्यता संबंधी जो मानदंड थे उन्हीं के आधार पर जो भी नियुक्तियां होंगी वो उसी बेसिस पर होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं।
बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। ये इस संवैधानिक विकास चैप्टर के फर्स्ट पार्ट का लास्ट एक्ट है। तो बात करते हैं इस एक्ट के तहत क्या हुआ, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। अब इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया कि फर्स्ट टाइम के गवर्नर जनरल की परिषद जो थी, जो कि अभी तक पूरे कार्य करती थी, यानी पॉलिटिकल और क्या बोलते हैं कमर्शियल दोनों कार्य करती थी, तो अब इसमें क्या कर दिया गया कि विधायी और कार्यपालिक, प्रशासनिक मतलब वही कार्यपालिक शक्तियां यानी कार्यपालिक कार्य दोनों को पृथक कर दिया गया। अब बात समझिए कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी, और ये विधायी हो गए, और ये प्रशासनिक को हम कार्यपालिक भी कह सकते हैं, कार्यपालिका शक्ति है ना, यानी विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से दोनों को पृथक कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि विधायी शक्ति क्या होती है, कार्यपालिका शक्ति क्या होती, तो आपको बता दें कि विधायी शक्ति वो होती मतलब जिसमें विधि का निर्माण किया जाता है, विधायिका केवल विधि का निर्माण करती है, और कार्यपालिका क्या होती है जो उस विधि को लागू कराती है। और इसी जगह न्यायपालिका की बात कर लें तो न्यायपालिका वो होती है जो उस कार्यपालिका के द्वारा जो नियम लागू कराने में जो की बाधाएं आएंगी या उन नियमों को जो नहीं मानेगा तो उसको दंडित करने का कार्य न्यायपालिका करती है। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस एक्ट के तहत विधायी शक्तियों को कार्यपालिक शक्तियों से पृथक कर दिया गया कि अब मतलब परिषद के जो दो कार्य हैं, विधि और विधि का निर्माण करना और उसको लागू कराना, दोनों पृथक कर दिए गए कि विधि का निर्माण अलग होगा और उसको कार्यपालिका मतलब उसको लागू कराने का कार्य अलग होगा। ये दोनों कार्य एक दूसरे से पृथक कर दिए गए। ठीक है, अब आगे बात कर दें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पहला नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्य जोड़ेंगे। अब जब अलग किया जाएगा तो इनको कार्य करने के लिए भाई हमें अन्य सदस्यों की आवश्यकता भी होगी। तो इसके तहत क्या किया गया, 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, और इन्हें जब जोड़ दिया गया इन्हें विधान पार्षद कहा गया। इन्हें विधान पार्षद मतलब इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया भाई, क्योंकि जब विधायिका को और कार्यपालिका से अलग किया जाएगा तो जाहिर से उसके लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तो इसके लिए एक गवर्नर जनरल की नई विधान परिषद का गठन किया गया और उसे क्या कहा गया, भारतीय अथवा केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। आपको ये फैक्ट याद रखना है, सीधे सीधे के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताइए किस एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई या भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई, किस एक्ट के तहत। तो आपका जवाब होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट और इस वीडियो के लास्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। इसके तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। मतलब जो सिविल सेवक होंगे उनकी जो भर्ती होगी उसके लिए अब क्या कर दिया गया, ओपन चैलेंज सिस्टम शुरू कर दिया गया कि अब जिसमें कोई भी है ना मतलब भर्ती हो सकता है केवल अपने योग्यता के बेसिस पर। ठीक है, तो आपको वीडियो आशा करते हैं पसंद आया होगा, और जिस किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को पुश कर दे ताकि उसे आने वाले मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन उसे मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और